दोस्तों, शायद आपको याद हो, एक बार वाजपेयी सरकार के दौरान संघ के एक बड़े नेता गोविंदाचार्य ने कह दिया, अटल जी तो सिर्फ एक मुखौटा हैं। बड़ा बवाल हुआ। पर सब जानते हैं कि उन्होंने हकीकत बयान की थी। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी काल में हकीकत क्या बदल चुकी है? सच तो यह है कि अब भी संघ ही असली बॉस है। सरकार में सबसे बड़ा कोटा ओबीसी दलित का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि ओबीसी दलितों का सरकार में कोटा नहीं है। जो सुपर कोटा, जो वीआईपी कोटा काम करता है, वो संघ का कोटा काम करता है। और सबसे ज्यादा संघ के लोग सरकार में पहुंचते हैं। अभी हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं जिस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। फिर इसमें पहली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से संघ की बड़ी जोरदार प्रशंसा की, 100 साल का इतिहास गिनाया और उसे सबसे बड़ा एनजीओ बता डाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। ये मतलब सब कुछ हैरान करता है। ये शायद पहली बार है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर संघ की प्रशंसा की। लोगों को अचरज हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरा एक बड़ा हैरान करने वाली घटना हुई, बीजेपी ने संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये दोनों इंसिडेंट चौंकाते हैं और ये भी बताते हैं कि चाहे मोदी हो चाहे अटल हो, चलेगी संघ की। वैसे ये कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश जैसा कुछ हो रहा है? संघ का पीएम, संघ के ही मंत्री, संघ के ही सीएम, संघ का ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार भी हो गया, यानी सब कुछ संघ का। वैसे मोदी जी का नारा शायद आपको याद हो, नहीं है तो मैं ये सुनवा देता हूं आपको, सुनिएगा। अच्छे दिन, ऐसा लगता है कि आम इंसान के अच्छे दिन भले ना आए हों, संघ के जरूर आ गए हैं। मोदी सरकार में संघ के इस इनविजिबल कोटे को लेकर 26 अप्रैल 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक लेख लिखा था। ये कहते हैं कि अखबारों की उस तहों में दब गया, ऑनलाइन में ये है, लेकिन वो एक चर्चा हुई और चली गई। लेकिन जो डिटेल, जो डाटा उन्होंने दिया वो बड़ा रोचक है और ये भी बताता है कि संघ का किस तरह से सरकार पर, सिस्टम पर, देश के सिस्टम पर कब्जा है। जरा इसकी डिटेलिंग में समझिए कि उन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे। ये आंकड़े आप सबको जानना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। इस डाटा के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में 10 बड़े मंत्रियों में से 7 संघ परिवार से जुड़े हैं। 10 में से 4 राज्यपाल संघ या सहयोगी संस्था के पूर्व प्रचारक या स्वयंसेवक हैं। 12 भाजपा शासित राज्यों में से 8 में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री स्वयंसेवक हैं। अब आ जाते हैं एक और हिस्से में कि कैसे अलग अलग संस्थानों में संघ ने अपना कब्जा किया। पहला है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। ये वही सेक्शन है जो हिस्ट्री पर काम करता है, भारत के इतिहास पर काम करता है, शोध करता है, नई जानकारियां जुटाता है और वही एकेडमिक्स में ये सारी चीजें जाके कहीं ना कहीं शामिल होती हैं, ली जाती हैं, कंसिडर की जाती हैं। पर ये संस्थान, इसके अलावा भारतीय जनसंचार संस्थान, फिल्म और टेलीविजन संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इन सभी संस्थानों में भाजपा संघ से जुड़े सदस्य या उनके समर्थक मौजूद हैं। समझ लीजिए क्या बदलाव आया। ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये 2024 का है, सरकार बदल चुकी है पर कमोबेश स्थिति वही है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। मैं ये कहूंगा ये नंबर और बढ़ा ही होगा, घटने वाला नहीं है जिस तरह के डाटा हमारे सामने आ रहे हैं। डायरेक्ट ने हडसन इंस्टीट्यूट का और एक हवाला दिया, एक रिसर्च पेपर का उन्होंने हवाला देते हुए लिखा कि संघ की शाखाएं भारत में 2014 से 2023 के बीच में 62% बढ़ गई हैं। सोचिए, विकास किसका हुआ है, तरक्की किसकी हुई है? क्या आपकी तरक्की हुई है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया है? क्या हम बेटर लाइफ जी रहे हैं? क्या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बदला है? क्या बदला है? अच्छे दिन का जो वादा था
वो आम आदमी का हुआ नहीं हुआ सबको पता है। मैं कहूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। अगर बदलता तो लोग 15 लाख का इंतजार ना कर रहे होते, वो 15 लाख का भी लोगों को इंतजार है। लेकिन एक संगठन ऐसा है जिसके सबसे अच्छे दिन आए हैं, वो है संघ। इसको हम थोड़ा सा और थोड़ा सरलीकृत तौर पर देखते हैं। इन सब के अलावा एक और आंकड़ा है जो चौंकाता है। देश भर में केंद्र राज्य की कुल 518 यूनिवर्सिटियों में तकरीबन 10% वीसी संघ पृष्ठभूमि के या फिर उस और वैचारिक झुकाव वाले बने हैं। अब सोच लीजिए, आपकी योग्यता ये होनी चाहिए कि आपने क्या अपने जीवन में कोई संघ का कोई शाखा ज्वाइन की है, कभी आप वहाँ गए हैं, या आपके आसपास का सर्कल वैसा है, तो आपके अच्छे दिन हैं, कोशिश कर लीजिए। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप चाहे भले ही कितने टैलेंटेड हो, वीसी जैसे बड़े पद के लिए आपके चांस कम से कम 10% तो कम हो ही गए, इतना तो मान ही लीजिए। दूसरी ओर इसका एक बड़ा डार्क साइड भी है, जिसको हम कंपैरिजन भी करते चलें कि अच्छे तो हैं कि यूनिवर्सिटियों में ओबीसी और एससी एसटी का कोटा होता है, और जैसे बाकी जगह होता है वैसे यहाँ भी कोटा होता है, और इसके तहत टीचर्स नियुक्त किए जाते हैं। अंदाजा होना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ होगा, पर मैं हकीकत बता दूं कि वहाँ का जवाब भी थोड़ा हैरान करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी टीचर्स के कुल 7,153 पद स्वीकृत हैं। और मैं अभी आपको ये रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जो हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में जो बयान किया गया है, इसमें से भी 2,630 पद खाली हैं। अब सोचिए, अगर हम इसे कहें कि 30% के आसपास ये कोटा बनेगा, तो 30% के आसपास पद खाली है। तो इसकी चिंता क्यों नहीं हो रही? एससी एसटी ओबीसी का हक कहाँ है? हमें संघ की चिंता है, उनके वीसी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन ये पद खाली है। ये सब कुछ बड़ा चौंकाता है। वैसे ये आंकड़े देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि पूरा तंत्र ही संगम सड़म गच्छामी हो गया है, पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सच भी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। पर बड़ा सवाल ये है कि संघ को इतना महत्व हम क्यों देते हैं? क्यों सरकार संघ को इतना महत्व देती है? क्या उसने आजादी में गांधी, नेहरू और सरदार पटेल से ज्यादा योगदान दिया था? क्या भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्लाह की तरह कोई संघ से जुड़ा शख्स आजादी के आंदोलन के दौरान फांसी पर चढ़ा था क्या? ये बड़े सवाल हैं, इसका जवाब सबको सोचना चाहिए। एक बार आप अपना भी क्रॉस चेक कीजिए, सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। हिस्ट्री आपके पास ही इजीली एक्सेसिबल है सब कुछ। उस रिकॉर्ड्स को चेक करिए, देखिए, और ये देखिए कि क्या ऐसा कुछ संघ की तरफ से हुआ है, और नहीं हुआ है तो जवाब आपके सामने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सबके जवाब नाम है। गांधी संघ के बारे में क्या सोचते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई शख्स है, इस देश में अगर सबसे अहम योगदान का कोई आदमी है, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है, एक ऐसा फैक्ट है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे हजार संघ भी खड़े हो जाएं, ऐसे हजार दूसरी संस्था भी खड़े हो जाएं, कोई भी एजेंडा प्रोपेगेंडा चला लें, लेकिन इस बात को खारिज नहीं कर सकते। यही गांधी जी का हासिल है। अब ये भी जान लेते हैं कि जिस संघ की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा मोदी जी ने की है, उसके बारे में हमारे राष्ट्रपिता क्या सोचते थे। और ये जो मैं आपको पूरा पीरियड बता रहा हूँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1947 में विभाजन के वक्त गांधी जी ने बहुत सारे भाषण दिए थे। भाषण वो लगातार देते रहते थे, अपनी प्रार्थना सभा के बाद वो अपने प्रवचन भाषण देते रहते थे। लेकिन 1947 में उनका जो भाषण थे, उनके टोन में कुछ चीज़ें शामिल हुई, और उसके शामिल होने की वजह ये नहीं थी कि वो उन्हें कोई प्रॉब्लम थी। उनकी समस्या ये थी कि वो लगातार देख पा रहे थे कि 1947 के दौरान कैसे संघ और हिंदू महासभा चीज़ों को, हालात को ख़राब कर रहे हैं, और उन्होंने अपने भाषणों में लगातार इस चीज़ का जिक्र भी किया। इन भाषणों पर हम थोड़ा फोकस करते हैं और समझते हैं कि उस दौर में क्या क्या हुआ। दरअसल 1984 में गांधी के भाषणों का एक संकलन, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम 90, खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रकाशित किया था। तो अब ये जान लीजिए, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ या जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये एक सरकारी दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसे खुद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रकाशित किया। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो गांधी जी ने कहा, जिसका संकलन, ये जो मैंने आपको डिटेल दी, आप जाके नेट से आप इसको हासिल कर सकते हैं, आप भी खुद जाके देख सकते हैं। मैं बस वो बताऊंगा जो उन्होंने कहा। अब जरा गौर करते हैं कि गांधी जी ने अपने भाषणों में संघ पर क्या क्या टिप्पणियां की थी। इसमें सबसे पहला है 15 नवंबर का साल 1947 का एक भाषण है जो AICC मीटिंग में दिया गया। इसमें गांधी कहते हैं, मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहा जाता है कि इस सारी शरारत की जड़ संघ ही है। हिंदू धर्म की रक्षा हत्याओं के उन्माद से नहीं की जा सकती। गौर कीजिएगा, ये गांधी जी के शब्द हैं। इसका संदर्भ ये है
कि उस दौर में संघ और हिंदू महासभा पर लगातार धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप लग रहे थे और गांधी जी उनकी गतिविधियों से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं थे और खिन्न थे। एक 16 नवंबर साल 1947 का एक और भाषण है प्रार्थना स्थल पर, जिसमें गांधी जी प्रार्थना सभा के दौरान अपने व्याख्यान में रामपुर में मुस्लिम स्टेट का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं, मेरी याद में वहाँ मुस्लिम और हिंदू बड़े मिलजुल कर रहते थे, पर अब आके कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ वह जगह अब भी मुस्लिम लीग के प्रभाव में। तो अचरज से गांधी जी कहते हैं, क्या ये अकेली समस्या है जिससे हम निपट नहीं सकते? हमारे यहाँ भी संघ कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित हिंदू महासभा है जो मुसलमानों को भारत से निकालना चाहती है। गांधी आगे कहते हैं, मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख से भेंट की थी, तभी से मुझे उस बैठक में शामिल होने के लिए फटकार मिली है और संघ के बारे में कई शिकायतपूर्ण पत्र प्राप्त हुए हैं। गांधी जी इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इसे कहते हैं विशाल विराट व्यक्तित्व तो एक दिन में और ऐसे ही नहीं बन जाता। गांधी जी की खासियत ये थी कि दुश्मन भी उनसे मोहब्बत करता था, ये उनकी खासियत थी, यही उनका हासिल था। यही हासिल था कि पूरी दुनिया में एक साधारण सा दुबला पतला इंसान जो मतलब तन पर 2 कपड़े लेकर चलता है और उसका ज़बरदस्त प्रभाव था। एक और प्रार्थना सभा का मैं जिक्र करूंगा। ये 30 नवंबर की प्रार्थना सभा थी, साल था 1947। इसका संदर्भ ये है कि राजकोट में विभाजन के दौरान तनाव के हालात बने हुए थे। गांधी कहते हैं कि उस स्थिति में किस किस पर संदेह किया जा सकता है कि उन्होंने यह उपद्रव किया। वे आगे कहते हैं, कहा जाता है कि हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन संगठनों ने निश्चित रूप से कुछ शरारत की है। उनका उद्देश्य था मुसलमानों को कम से कम राजकोट से बाहर निकाल दिया जाए। देखिए गांधी जी क्या कह रहे हैं, क्या साजिश चल रही है और गांधी जी को कैसे जानकारी आती है और वो क्या कमेंट कर रहे हैं। उससे आगे गांधी जी कहते हैं कि मैं हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कहना चाहूंगा, दोनों हिंदू संगठन हैं और अन्य संगठनों की तरह इनमें भी कई प्रतिभाशाली और शिक्षित लोग जुड़े हुए हैं कि ये इस प्रकार हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। यानी जो आप हिंसा और आतंक फैला रहे हैं, इससे हिंदू धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। वैसे गांधी के खून के छींटे संघ पर भी पड़े हैं, इतिहास इस बात का गवाह है, मैं उस और ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ये बहस का विषय है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि मोदी सरकार जिस संघ पर मेहरबान है उसे आज़ादी का नायक बताते नहीं थकती। आखिर वो क्या कर रहे थे, ये बताने के लिए 2 उदाहरण काफ़ी हैं, इन्हें आपको भी जानना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1930 के दशक में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, तब संघ संस्थापक हेडगेवार ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। देखिए, जिनकी तारीफ हो रही है लाल किले से, वो क्या कर रहे थे। इसका अगला वो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन के अधीन बॉम्बे होम डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी कि संघ ने कानून का पूरी तरह पालन किया है और विशेष रूप से अगस्त 1942 में हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने से परहेज किया है। जब ये आंदोलन चल रहा था तब संघ खामोशी से मुंह पर उंगली रखे चुपचाप बैठा हुआ था। संघ के कार्यकर्ता कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे और अंग्रेज इससे बहुत खुश थे। रिपोर्ट में भी मेंशन होता है, मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं है, सब दस्तावेज हैं इसके। यही खाली नहीं है, संघ पर और भी कई सारी चीजें जो गंभीर सवाल उठाती हैं। इसमें भारत सरकार ने आरएसएस पर कुल 3 बार प्रतिबंध लगाया, ये आप सबको जानना चाहिए। पहली बार 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया गया। अब ये भी देख लीजिए कि सरदार पटेल, जिन्हें बीजेपी अपना आदर्श मानती है, उन्होंने संघ पर बैन के बाद क्या कहा, ये जरूर सुनना चाहिए। संघ के सदस्यों द्वारा अवांछनीय और यहां तक कि खतरनाक गतिविधियां की गई हैं। यह पाया गया है कि देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने आगजनी, डकैती, लूटपाट और हत्या जैसे हिंसक कृत्यों में भाग लिया है। तो साथियों, ये रहे संघ जी, जिनके विचारों की चादर ओढ़कर मोदी जी घूमते रहते हैं। सवाल वही है, देश के संसाधनों और सत्ता पर संघ का ये अवांछित कोटा क्यों है? अगर कोटा देने का मन ही था तो मोदी सरकार ओबीसी और SC ST का कोटा क्यों नहीं बढ़ाती और उनको सरकारों में, अलग अलग संस्थानों में उनका हिस्सा क्यों नहीं बढ़ाती, उन्हें ज्यादा मौके क्यों नहीं देती? ये VIP कोटा क्यों लागू है? अगर हमें देना भी है, बहुत साफ सी बात है, पूरा इस समय इस पूरे देश की राजनीति एक नया टर्न ले रही है, लेकिन एक बड़ी बेसिक सी बात हमें समझनी पड़ेगी। OBC SC ST सालों से, सदियों से ये परेशान और पिछड़े रहे। एक सिस्टम बना, उनको रिजर्वेशन मिला, पर चीजें अभी उतनी बदली नहीं है। तो अगर कुछ अच्छा करना है तो हर सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इन्हें अधिक से अधिक जगह मौका दे, इन्हें अधिक से अधिक जगह पहुंचाए। पर वो क्या रहा है, VIP कोटा लागू होता है और संघ के लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। ये गलत है, ये अन्याय भी है, ये
जो मैंडेट मिला बीजेपी को उस हिसाब से भी गलत है। ये एक ऐसा रिजर्वेशन है जो कई प्रतिभाशाली लोगों के अवसर तो छीन ही रहा है और एससी, ओबीसी इन सब के साथ भी अन्याय कर रहा है। नमस्कार साथियों, मैं अफसर अहमद।